लेकिन बुध से जब दूसरे भाव, पता है कि वाणी का होता है, अगर बुध से दूसरा भाव गड़बड़ है तो वाणी उसकी प्रॉब्लम करेगी। अब वहां पे नंबर देख लीजिए आप, कितने नंबर प्राप्त है, लेकिन केवल नंबर से नहीं देखा जाएगा, बल्कि इस चीज से भी देखा जाएगा कि वहां पर प्लेनेट कौन सा बैठा है। अगर बुध से दूसरे घर में प्लेनेट, अच्छे प्लेनेट नहीं बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि वहां पर व्यक्ति की, अच्छे प्लेनेट का मतलब मैलेफिक प्लेनेट हो गया, शनि राहु केतु, तो व्यक्ति की वाणी भी अच्छी नहीं मानी जाती। एक तो नंबर भी कम होने चाहिए और वो प्लेनेट भी मैलेफिक होने चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। लेकिन अगर बुध से दूसरे घर में अच्छे प्लेनेट बैठे हों, बुध बैठे हों, मतलब बुध से दूसरे घर में गुरु बैठे हों, शुक्र बैठे हों, ठीक है, चंद्रमा बैठे हों, तो देखिए शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति को क्या करते हैं कि कलाकार हैं, तो व्यक्ति की आवाज अच्छी होती है। लेकिन बुध के कारकत्व, मतलब कि जो नंबर है सर, भिन्नाष्टक में और सर्वाष्टक में, वो ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे वहां पर वो चीजें उतनी अच्छी रहेंगी। कम से कम बुध से दूसरे घर में आपको शुक्र और क्या नाम है, बुध से दूसरे घर में शुक्र और चंद्रमा जरूर मिले, तभी व्यक्ति की वाणी अच्छी मानी जाती है। और जितने ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, जितने ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, उतना ही उसकी वाणी भी अच्छी होगी। लेकिन प्लेनेट भी अच्छे होने चाहिए। अगर प्लेनेट अच्छे नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होता। और अगर 5 या 6 बिंदु मिल जाए, अच्छे प्लेनेट मिल जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी की सराहना होती है। वो अवसर के अनुरूप ही बात करेंगे, जैसे अवसर होगा वैसे बात करेंगे। 7 बिंदु या उससे ऊपर मिल जाए तो व्यक्ति कविता विता में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। अगर कोई दूसरे भाव में नहीं बैठा तो दृष्टि होनी चाहिए, तो दृष्टि अच्छी होगी तो भी अच्छा होगा। यहाँ पर कम से कम ना भी हो तो मैलेफिक प्लेनेट ना बैठे, मैलेफिक प्लेनेट ना बैठे। अगर मैलेफिक प्लेनेट बैठेंगे तो दिक्कत होगी। मंगल का क्या है कि ना, मंगल कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है। लेकिन मंगल की आवाज से जो है, व्यक्ति की आवाज में थोड़ी खनकपन ज्यादा होती है। बुध और शुक्र तो खैर अच्छी आवाज देते हैं, लेकिन मंगल भी जो है क्या करता है, अच्छी आवाज दे सकता है। मंगल भी अच्छी आवाज दे सकता है, और उसकी आवाज थोड़ी सी दूसरी तरीके से होती है, मतलब दूसरों के रिस्पेक्ट में थोड़ी अलग तरीके का होगा आवाज। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग बुध को देखते हैं। दूसरा यहां पर आप देखिए कि अगर मतलब अच्छे नंबर, जैसे बिंदु की संख्या अगर 8 हो गए और दूसरे भाव में क्या है नाम है, अच्छे प्लेनेट बैठे हुए, तो व्यक्ति जो है सवाल जवाब देने में मतलब हाजिर जवाब होता है। कोई क्वेश्चन पूछता है तुरंत उसका आंसर, मतलब तुरंत नहीं, कुछ लोग तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, हाजिर जवाब जिसको कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाब में बहुत प्लेनेट कैसा अच्छा हो? होता है। प्लेनेट कैसा हो? अच्छे प्लेनेट हो, माने अच्छे, हाँ, अच्छे प्लेनेट। अच्छे। देखिए बुरे प्लेनेट हो तो आवाज तो खराब होगी उसकी, लेकिन अगर बुध खुद अच्छी स्थिति में बैठे होंगे और उनको वहां पे 8 उससे ज्यादा नंबर मिले होंगे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत हाजिर जवाब होगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत उसका आंसर, मतलब जैसा भी हो तुरंत उसके हिसाब से उसको आंसर कर देगा, तो उसको बोलते हैं हाजिर जवाब होना। ठीक है, अगर सवाल जवाब देना है, उसका ये तो विरोध, मेरे और उसका विरोध करने में भी वो सक्षम होगा। विरोध करने मतलब जी, कोई भी कोई बात कर रहा है तो सभा में वो बुरे विरोध भी अच्छा कर सकता है, विरोध भी अच्छा वो कर सकता है। तो आइए मकर लग्न की कुंडली बनाइए, मकर लग्न की कुंडली बनाइए। लग्न में सूर्य और बुध कर दीजिए, लग्न में बुध, सूर्य और बुध कर दीजिए। जी। दूसरे भाव में शुक्र और राहु कर दीजिए। तीसरे भाव में चंद्रमा और मंगल कर दीजिए। चौथे भाव में शनि कर दीजिए। 8वें भाव में केतु कर दीजिए। 10वें भाव में बृहस्पति कर दीजिए। 10वें भाव में बृहस्पति कर दीजिए। बृहस्पति। जी, अब यहां पर आप जी देखिए, गुरुजी। यहां पर आप देखिए बुध से दूसरा भाव आपको कैसा लग रहा है? बुध से दूसरा भाव, बुध से दूसरा भाव कैसा लग रहा है आपको? राहु और लगता है कि खराब लग रहा है? शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र यहाँ अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छा है। अच्छा है। अच्छे हैं गुरुजी। हाँ, और राहु शुक्र के प्रभाव को और बढ़ा देगा। मित्र अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं,
और काल पुरुष की कुंडली अगर उठाते हैं तो शुक्र अपने ही घर में आ गए हैं। तो ये काल पुरुष की कुंडली में दूसरा मेष लग्न की हो गई ना, नहीं हो गई? जी काल जी पुरुष की कुंडली में जो क्या हो जाएगी, मेष लग्न की कुंडली हो जाएगी। तो मेष लग्न हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे शुक्र तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस व्यक्ति की आवाज ये कैसी कुमार विश्वास है? क्या बोल रहे हैं? ये कुमार विश्वास वाला कुंडली हाँ जी, उसी की कुंडली है। है का? हाँ, उन्हीं की कुंडली है। तो आप देख लीजिए, बाकी सारी बातें आपको समझने में देर नहीं लगेगी। सारी बात आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि उनकी जो आवाज है या जो उनका हाजिर जवाब है, राहु बैठा हुआ हाजिर जवाब तुरंत करवा देगा। हाजिर जी जवाब तुरंत है ना, कैसा भी कोई क्वेश्चन पूछता है उसको घुमा करके जी तुरंत आंसर दे देते हैं। तो समझ में आ गई बात, नहीं आ गई आपको? तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति जो है, मतलब कुंडली के अनुसार ही सारी बातें चलती हैं। तो यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें कैसे चल रही हैं। चलिए ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरे भाव में आप देखें, आपको समझ में आ गया कि दूसरा भाव किस प्रकार का होता है। इसी प्रकार अगर दूसरे भाव में, बुध जी से गुरु। दूसरे भाव में कोई बिंदु ना हो, तो व्यक्ति को अपनी बात रखने में, अपने इरादे को व्यक्त करने में कि वो क्या सोच रहा है, क्या मतलब वो बोलना चाहता है, उसको बड़ी, वो समर्थ नहीं होगा, वो बड़ा असमर्थ फील करेगा। अपनी बात को लोगों के सामने रख नहीं पाएगा। जहां जरूरत नहीं है वहां तो खैर नहीं रख पाएगा, लेकिन जहां जरूरत है भी वहां भी वो नहीं रख पाता है। अगर बुध से दूसरा भाव खराब हो और वहां पे जीरो बिंदु अगर मिल जाते हो, तो कोई बिंदु ना हो, इस प्रकार से ये दूसरा भाव खराब कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब यहाँ पे देखिए, यदि बुध से दूसरे भाव में अशुभ ग्रह द्वारा बिंदु दिए गए हो, अब मतलब कौन कौन से प्लेनेट उसको, जैसे मान लीजिए 4 बिंदु मिले हैं, तो 4 में से बिंदु जो दिए हैं तो किन किन प्लेनेट ने दिए, वो तो निकाला जा सकता है ना, बताया था ना उसको निकालना। जी गुरु। हाँ, तो जी कौन कौन से ग्रहों ने बिंदु दिए हैं, तो उसके अनुसार भी व्यक्ति की भाषा हो सकती है। अच्छे अच्छे ग्राहक के- हाँ, अब देखिए जी व्यक्ति की भाषा, अगर मान लीजिए यदि बुध से दूसरे भाव में अशुभ ग्रहों द्वारा बिंदु दिए गए हों, तो व्यक्ति की भाषा धोखे और अहंकार वाली होगी। अगर अशुभ ग्रह शनि राहु केतु के द्वारा आप बिंदु दिए गए हैं, तो उस व्यक्ति की भाषा जो है वो अशुभ और धोखेबाज वाली होगी। यदि शुभ ग्रहों द्वारा है तो व्यक्ति की भाषा मधुर होगी। ठीक है। अब यहां पे अगर प्लेनेट को आप देखें, यदि बुध से दूसरे भाव में जितने भी उसको बिंदु मिले, अगर सूर्य ने वहां पर बिंदु दिए हैं, तो व्यक्ति की भाषा जो बुद्धिमानी व सलाहकार के रूप में होगी। शनि ने अगर बिंदु दिए हैं तो व्यक्ति की भाषा थोड़ी नीच प्रकृति की होगी, जिसे जैसे किसी अवसर के अनुचित ना बोलना। अब बात कुछ और चल रही, वो कुछ और बोल रहा है, ये बात। यदि मंगल के कारण होगा, तो मंगल के कारण उसकी भाषा से वाद विवाद भी हो सकता है, उसकी भाषा से वाद विवाद भी हो सकता है। वैसे आप देखिए कि बुध से दूसरे भाव में कैसे प्लेनेट ने नंबर दिए हैं। अगर अच्छे प्लेनेट ने नंबर दिए हैं तो अच्छा होगा, खराब प्लेनेट ने नंबर दिए हैं तो खराब होगा। अब जितना ज्यादा खराब प्लेनेट ने नंबर दिए उतना ही ज्यादा खराब होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को वहां पर समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट ने कैसा उसको नंबर दिया और कुछ नंबर से उसका क्या हो सकता है। ठीक। बुध से दूसरे भाव में अगर राहु आ जाए, तो व्यक्ति की जो भाषा है बोलने का, वो थोड़ी हवा हवाई बात ज्यादा बोलेगा, हवा हवाई बातें ज्यादा बोलेगा। ठीक। अब यदि बुध ने जो बिंदु दिए हैं दूसरे भाव में, अगर खुद बुध ने ही अपने दूसरे भाव में बिंदु दे दिए हो, तो व्यक्ति की भाषा बहुत मीठी होती है। अगर बृहस्पति ने दिए हो तो बुद्धिमता पूर्ण होगी। यदि शुक्र ने दिए हो, ऐसा व्यक्ति काव्यों को जानने वाला, पुराणों को बोलने वाला, या वेद पाठी हो सकता है। ठीक है। या क्या नाम है, जो कथावाचक हो सकता है। मतलब वो करेगा तो उसकी भाषा प्रभावशाली होगी। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बुध से दूसरे भाव में किन किन प्लैनेट ने बिंदु दिए हैं,
उसी के अनुसार उस व्यक्ति की भाषा भी होगी और उसकी भाषा में आपको वो चीजें दिखाई भी देंगी। यदि चंद्रमा अपने नीच या शत्रु राशि में स्थित होकर बिंदु प्रदान करता है दूसरे भाव में, कहां से दूसरा भाव, बुध से दूसरे भाव में चंद्रमा अपनी शत्रु राशि में स्थित है या क्या नाम है नीच है और उसने बिंदु प्रदान किए हुए हैं, तो जातक की वाणी संदिग्ध और बहुत धीमे धीमे होगी। जातक की वाणी संदिग्ध होगी और बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है। और अगर केतु तूने दे दिए हो तो फिर व्यक्ति की वाणी कपटी टाइप की होगी, और केतु में तो हो सकता है कि वो स्पष्ट ना बोल पावे। बुध से अगर ऐसे कैसे हो गुरुजी? चंद्रमा जो बता, क्या केतु की तो बिंदु देखते नहीं है गुरुजी चंद्रमा नहीं, वहां केतु बैठ जाए, राहु केतु तो नहीं देते हैं प्लेनेट बिंदु, वहां पर बैठ जाए केतु, तो अगर बैठ जाए तो वहां पर ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। बुध से दूसरे भाव में अगर केतु है, वो बताया था अभी चंद्रमा का, वो क्या आपकी बात नहीं समझ पा रहे, क्या बोले? गुरुजी चंद्रमा का दोबारा चंद्रमा अगर नीच के हैं, बताइए एक बार आवाज। चंद्रमा अगर नीच के हैं या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, और उन्होंने बुध से दूसरे भाव में बिंदु दिए हुए हैं अपने, तो व्यक्ति की जो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे बोलेगा और संदिग्ध बात बोलेगा। ठीक, ये बात बोली हमने। ऐसे जब बुध से दूसरे भाव में केतु हैं तो व्यक्ति की भाषा अशोभनीय होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती उसके मुंह से सुन करके। इस प्रकार से भाषा। राहु है तो श्राप या घोटाले जैसी बात करेगा या बड़ी बड़ी बातें करेगा राहु वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने बुध से दूसरे भाव में देखा है, तो लगन से भी दूसरे भाव में चेक कर लीजिए स्थिति। पता चला बुध से दूसरे भाव में तो खराब प्लेनेट है, लेकिन लगन से दूसरे भाव में अच्छे प्लेनेट हैं, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लगन से दूसरे भाव की भी स्थिति खराब है, और जन्म से और बुध से भी दूसरे भाव की स्थिति खराब है, तो व्यक्ति की भाषा में ज्यादा आपको उसकी जिस प्रकार के प्लेनेट होंगे वो चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई ना? अगर बुध का जो अष्टक वर्ग है, बुध के अष्टक वर्ग की अगर बात करी जाए, बुध के अष्टक वर्ग की, तो बुध के अष्टक वर्ग में यदि वह बिंदुओं रहित भाव में हो, बुध जो है अपने अष्टक वर्ग में एक बिंदु रहित भाव में हो, तो उसकी प्रतिभा में कमी रहती है। बिंदु अपने अष्टक वर्ग में बिंदु रहित भाव में हो तो उसकी प्रतिभा में कुछ ना कुछ कमी रहती है। और जब बिंदुओं से रहित भाव में गोचर करता है, यानी ऐसे भाव में गोचर कर रहा है बुध अपने अष्टक वर्ग में जहां उसको 0 बिंदु मिले हैं, तो उस वक्त उसको मानसिक उदासीनता रहेगी। उसको उस वक्त क्या मिलेगी? मानसिक उदासीनता मिलेगी। ठीक है। बुध के अष्टक वर्ग में अगला नियम है, बुध के अष्टक वर्ग में जब शनि, मतलब बुध का अष्टक वर्ग आप देखिए भिन्नाष्टक वर्ग, और वहां पे जहां 0 बिंदु प्राप्त है, अगर वहां पे शनि गोचर करते हैं तो भाइयों या रिश्तेदारों से, भाइयों और रिश्तेदारों के बच्चों की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। सबको समझ में आई बात? ये बात नहीं समझ में आई क्या? जी। भाई बुध का जहां भिन्नाष्टक वर्ग अगर कहीं पर 0 दिया है नंबर, आपके बुध के भिन्नाष्टक वर्ग में कहीं पे 0 नंबर मिला है और शनि वहां पर अगर गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी जो आपके जो क्या भाई या जो आपके रिश्तेदार हैं उनमें किसी बच्चे की मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर कम नंबर भी है और वहां पे प्लेनेट की स्थिति खराब है और शनि का वहां से गोचर जा रहा है बुध के भिन्नाष्टक में, तो भी भाई या रिश्तेदारों में किसी भी स्थिति खराब हो सकती है। भाई नहीं, भाई के बच्चों को लेना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर जो भाव बुध से 0 अंक प्राप्त हैं, अगर वो चंद्रमा और लगन से उपचय भाव हैं,
चंद्रमा और लगन से अगर वो उपचय भाव हैं तो वहां पर फिर ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उपचय भाव कौन से हैं? गुरुजी। 3 6 10 3 6 10 11, 3 6 10 11 ये उपचय भाव हो गए। अगर हमने ये बोला कि पहले बुध का भिन्नाष्टक आप देख लीजिए, वहां पे जहां पे सबसे कम नंबर मिले हुए हैं चंद्रमा और लगन, या दोनों में से कोई एक हो जाए, लगन से। दोनों में से कोई एक हो जाए। भाई बुध का आपने भिन्नाष्टक बना लिया, अब वहां पे आप देखिए कि सबसे अंक नंबर कहां पे प्राप्त है। अगर कहीं 0 प्राप्त हो और शनि का गोचर वहां से हो रहा है उस राशि पर से, तो भाइयों और रिश्तेदारों में किसी के बच्चे की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन अगर वो भाव चंद्रमा या लगन या दोनों से ही उपचय भाव हो जाए, 3 6 10 11 हो जाए, तो इस प्रकार की घटना के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि उपचय भाव में जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं वो अच्छे फल करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही भाव चंद्रमा से 8वें और 12वें हो गए, जिस भाव में शनि का गोचर हो रहा है, और वहां पे उसके बुध के भिन्नाष्टक में बहुत कम यानी 0 के आसपास नंबर प्राप्त हैं, 0 1, और वो भाव चंद्रमा से अगर 8वें और 12वें हैं, तो कष्ट बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। तो कष्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन वहीं चंद्रमा या लगन से वो क्या हो जाए, अगर वो उपचय हो जाए तो कष्ट नहीं प्राप्त होगा। ये सबको समझ में आई बात ये वाली जो मैंने बोला? आप लोग पास आते होंगे कि भाई हम विद्या आरंभ कब करें, विद्या आधा आवाज कट आरंभ जा का रहा है। मुहूर्त, ये बता चुके नहीं बता चुके? अब जैसे सरस्वती पूजा आ रही है 25 26 तारीख को है, तो खैर वो भी तो बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है, लेकिन हर व्यक्ति के अनुसार भी अलग अलग मुहूर्त होता है। तो किसी भी बच्चे को विद्या आरंभ कब करवानी चाहिए? कोई नया बच्चा, कोई मतलब पढ़ाई स्कूल के लिए जाना चाहता है, तो कब करें? तो जो ज्योतिषी मुहूर्त हैं वो तो लगा ही लगाएंगे, उसके साथ एक मुहूर्त और भी देखा जाता है जो उस पर्टिकुलर के लिए होगा, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए होगा। जब बुध अपने भिन्नाष्टक में सबसे अधिक नंबर वाले, जब बुध अपने भिन्नाष्टक में सबसे अधिक नंबर वाले भाव से गोचर कर रहे हो, तब विद्या आरंभ करने में सफलता प्राप्त होती है। कोई नई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, या कोई बच्चा प्रारंभ करना चाहता है विद्या, या कोई बड़ा भी है और वो नई जगह एडमिशन लेकर के विद्या प्रारंभ करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कब ऐसी विद्या आरंभ करनी चाहिए? जब उसके कुंडली में बुध उस भाव से गोचर कर रहे हो जहां पर बुध ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ जी। हाँ जी गुरु जी। जी। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग, देखिए बहस वहस करना भी बुध का काम है ना, बहस। तो जो वकील लॉयर जो होते हैं वो भी बहस करते हैं। अब मान लीजिए उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट केस है और वो उसमें जीतना चाहते हैं, तो उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोर्ट की डेट वो लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं। कोर्ट की डेट तब वो लगवाएं जब उनकी कुंडली में बुध सबसे ज्यादा नंबर वाले भाव से गोचर कर रहा हो, वो बहस में जीत जाएंगे, बहस में जीत जाएंगे। जब उनकी इंपॉर्टेंट बहस होती है, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स उन्हें करने होते हैं, तो वो डेट कब लगवानी चाहिए उनको? जो वकील हैं या जो लॉयर हैं जो ऐसे काम कर रहे हो, या जहां पर बोलने का काम हो और वो चाहते हैं कि वहां पे वो जीत जाए, या कोई व्यक्ति डिबेट में जा रहा हो, वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है उसमें कोई जा रहा हो और चाहता है उससे जीत मिले, तो वो ऐसी डेट में, मतलब ऐसी डेट है जब बुध का गोचर उसके मैक्सिमम बिंदु वाले से हो रहा हो, तो उसमें उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मतलब कानूनी बहस में या किसी भी बहस में उसको सफलता आसानी से प्राप्त हो जाती है।
क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई? इसमें जी गुरु। हाँ, यहाँ पे ये भी देख लेना चाहिए, विद्या सफलता पूर्वक पूर्ण होगी या नहीं होगी। विद्या सफल पूर्व, उसमें बुद्ध का बड़ा रोल है। विद्या एजुकेशन जो व्यक्ति ले रहा है उसमें वो कितना सफल हो पाएगा, तो उसने कब से एजुकेशन मतलब स्टडी करना कब से स्टार्ट किया। वही जो ऊपर मैंने सूत्र बताया वही वो यहां पर लगा सकते हैं कि अगर उसने एजुकेशन तब स्टार्ट किया जब बुद्ध का गोचर ऐसे भाव से हो रहा हो जहां पर बुद्ध के भिन्नाष्टक ने सबसे कम नंबर दिए हो, तो फिर वो उसकी पढ़ाई में ज्यादा मन भी नहीं लगेगा और उसको सफलता भी प्राप्त नहीं होगी, सफलता भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तभी होगी जब कुंडली में बहुत प्रबल योग बना हो, क्योंकि कोई भी काम कब प्रारंभ होगा वो काफी कुछ डिसाइड करता है कि उस कार्य की आगे फ्यूचर क्या है, कार्य का आगे फ्यूचर क्या है। इसी को मुहूर्त कहा जाता है। तो जो एजुकेशन में है या जो भी है, मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या कोई भी पढ़ना चाहता हो, तो बुद्ध का गोचर जरूर देख लें भाई। या कोई बहस में जा रहे हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में जा रहे हो, डिबेट में जा रहे हो, जो लॉयर है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहस तो बुद्ध का ही काम है ना। तो उसमें उसमें क्या होगा कि अच्छी बातें उनको समझ में, मतलब अच्छी बहस वो करके उसमें जीत भी हासिल कर लेंगे। ठीक, एक देखिए बुद्ध क्या हमारे संबंधियों का भी है, और शनि क्या करता है, समस्या क्रिएट करते हैं। तो जब शनि का गोचर, अब जैसे शनि अब कुंभ में जा रहे हैं, तो आप अपने देखिए बुद्ध शनि कुंभ में जा रहे हैं या मकर में भी चल रहे हैं, आप देखिए बुद्ध के भिन्नाष्टक में जाके देखिए किस राशि में बुद्ध ने सबसे कम नंबर दिए हैं। क्या कुंभ राशि है क्या वो? बताइए भाई, किसी की है वो कुंभ राशि जहां पे सबसे कम नंबर मिले हो? 2 नंबर दिया। 2 नंबर तो है ना, बहुत है। और लोग बताएं। हमारी है 2 नंबर है। कितना है? 2 नंबर गुरु जी। नहीं, वो सबसे कम नंबर है और ज्यादा नंबर नहीं, उससे कम भी नंबर है कहीं पर। बुद्ध के भिन्नाष्टक में वो सबसे कम नंबर तो नहीं है और कहीं पर? है गुरु जी, है मैं सबसे कम नंबर में नहीं गुरु जी, वही सबसे कम है। वही सबसे कम नंबर है। अच्छा, तो वहां पे जब भी शनि का गोचर होगा तो जो आपके स्वजन होंगे, आपके जो स्वजन होंगे, जैसे बुद्ध अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सब लोग अपनी बुद्ध के भिन्नाष्टक में जाके देखें, वहां पर अब शनि का गोचर हो रहा है तो उनके सगे संबंधी से को धन की हानि होने की संभावना है। और ये धन की हानि तब ज्यादा प्रबल हो सकती है जब उसी राशि में, एक तो सर्वाष्टक कुंडली में भी देख लीजिए अगर 28 से कम नंबर प्राप्त हो, और साथ में वहां मैलेफिक प्लेनेट भी अगर बैठे हैं तो, मैलेफिक प्लेनेट अगर बैठे हैं तो जी। 1 मिनट, सगे सगे संबंधियों को धन की हानि होती है जी, क्योंकि बुद्ध सगे संबंधियों, रिश्तेदार यानी आपके भाई के लड़के हैं, उनका कारक प्लेनेट है ना ये। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई व्यक्ति पूछे कि हम किस दिशा में जा करके अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लें, किस दिशा में जाएं कि हमारी एजुकेशन अच्छी चले, तो उसको ही बुद्ध के भिन्नाष्टक से देखा जाता है। बुद्ध जिस राशि में सबसे ज्यादा नंबर दिए हों, बुद्ध ने अपने भिन्नाष्टक में जिस राशि को सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त दिए हों, अगर व्यक्ति उस राशि की दिशा में, चाहे वो अपने घर में ही बैठ जाए,
घर में भी वही दिशा मिल जाएगी ना। दिशा मैंने बताया ना किस किस राशि की क्या दिशा होगी, ये सब बता चुके हैं ना आप लोगों को। दिशा के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है जी गुरुजी। जी। तो वहां पर अगर वो एजुकेशन अपने घर में ही बैठ के उस दिशा में पढ़ेगा तो भी उसको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो बुद्ध बुद्ध का एजुकेशन से बहुत मतलब है। बुद्ध का एजुकेशन से बहुत मतलब है। अगर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन लेना, लंबे समय तक लेना है, तो जब स्टार्ट कर रहा हो तो देख ले कि भाई बुद्ध की स्थिति क्या है जब वो एजुकेशन स्टार्ट कर रहा हो। बुद्ध की अच्छी दिशा कौन सी है जहां पर बुद्ध ने ज्यादा नंबर प्राप्त दिए हो, तो वहां पर जाके अगर वो बैठ के पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छा फल उनको प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे नहीं जो है हम मतलब हमारे घर में इस पे पढ़ने वाला काम नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या? वहां पर वो भगवान विष्णु की मूर्ति रख सकता है, क्योंकि बुद्ध विष्णु जी के कारक प्लेनेट हुए ना। मतलब विष्णु पूजा से बुद्ध की प्रसन्नता होती है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, विष्णु भगवान की मूर्ति भी लगा सकता है। या अगर जो वकील हैं या लॉयर जो भी हैं, अगर कोर्ट रूम में जहां पर उनको वो दिशा, बुद्ध ने सबसे हाईएस्ट दिशा दी है, तो जो पूरा न्यायालय परिषद होता है वहां पर उस दिशा में अगर वो कोर्ट रूम है जहां उनकी बहस है, तो उनको वहां पर अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। कोर्ट रूम होता है ना, तो कोर्ट रूम में कौन से रूम में उनकी बहस होनी है, तो अगर वही वाला कमरा मिल गया जहां पर बुद्ध को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर उनके बहस में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। गुरुजी, हाँ, ऐसा होकर अगर वह दिशा ना पढ़ रहा हो तो आप क्या? अपोजिट दिशा में जाके सफलता मिलेगी। तो उस कमरे की दिशा में बैठ सकते हैं ना, कमरे की कमरे अपोजिट की दिशा में में जाए घूम के। देखिए, जिस दिशा में जाइए लेकिन कम से कम वो दिशा ना हो जहां पर बुद्ध ने सबसे कम नंबर दिए हैं। भाई मान लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा बुद्ध ने नंबर दिए वो दिशा नहीं मिल पा रही है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिशा में तो आप जैसे प्रकार से आपको सबसे अच्छी वाली दिशा नहीं मिल पाई, तो कम से कम एक दिशा को तो अवॉइड करिए जहां पर बुद्ध ने सबसे कम नंबर दिए हो, क्योंकि वो पार्ट एजुकेशन के लिए नहीं होगा आपके। वो पार्ट एजुकेशन के लिए नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? अब अगर यहां पे देखें, अगर किसी की कुंडली में बुद्ध छठे 8वें 12वें में बैठा है, छठे 8वें 12वें में, और जहां पर वो बैठा है बुद्ध के भिन्नाष्टक में, वहां उसको 0 या 1 नंबर प्राप्त है, 0 या 1 नंबर प्राप्त है, तो व्यक्ति की जो प्रकृति होगी ना वो जुआरियों वाली होगी, और वो ज्यादातर सट्टेबाजी में उसको नुकसान ही होगा। जो शेयर मार्केट है उसमें पक्का नुकसान होगा उसको। तो जिसकी कुंडली में बुद्ध छठे 8वें 12वें में बैठे हो, और जिस राशि में बैठे हो, अगर बुद्ध के भिन्नाष्टक में वहां 0 1 2 यानी सबसे कम नंबर प्राप्त है, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो मानेगा नहीं, वो करेगा जरूर, सट्टा शेयर मार्केट में जरूर जाएगा वो। ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक और यहां पे इंपॉर्टेंट बात है। बुद्ध को हम लोग एजुकेशन के लिए देखते हैं, बुद्ध जैसा कुंडली में होगा एजुकेशन व्यक्ति जैसी होगी। तो बुद्ध जिस राशि में बैठे हैं, आपकी कुंडली में बुद्ध जिस राशि में बैठे हैं, ठीक है, यदि लगन से छठे 8वें 12वें भाव में हो वो राशि स्वामी, बुद्ध जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी लगन से छठे 8वें या 12वें भाव में हो, और उस पर, जिसको हम लोग डिस्पोजिटर भी कहेंगे, उस पर अगर क्या हो जाए, मैलेफिक प्लेनेट की
दृष्टि या वहां स्थिति हो जाए तो व्यक्ति की जीवन में शिक्षा प्राप्ति में रुकावट जरूर आएगी, हो सकता है वो शिक्षा प्राप्ति ना कर पाए। समझ में आया? यानी बुध जहां पर बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर जिस राशि में बैठे हैं उसका राशि लॉर्ड अगर जन्म कुंडली के छठे 8वें 12वें में होगा तो व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त करने में रुकावट जरूर आएगी। ठीक है, समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने कई बार लगाया है, हर बार ये सही जाता है, लगभग सही जाता है। ठीक, क्लियर हो गई बात ना? अब देखिए बुध जो है व्यापार का भी कारक प्लेनेट है। बुध क्या है? व्यापार का कारक प्लेनेट है। बुध के शोध पिंड आपको दिए गए होंगे, आप अपने उसमें देखिए आपको मिल जाएगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर शोध पिंड मिल जाता है आप लोग में शोध पिंड। जैसे देखिए यहां की अगर बात करें तो देखिए यहां पे दिया होता है, जैसे बुध का भिन्नाष्टक है ना, ये देखिए लिखा है ना ज्योतिष अष्टक, देखिए अष्टक वर्ग में लिखा है ना शोध, सर्वाष्टक भिन्नाष्टक त्रिकोण एकाधिपत्य शोध लिखा है। अब ये रहा देखिए सारे प्लेनेट का शोध पिंड दिया हुआ, ये सबको दिखाई दे रहा है शोध पिंड जी जी। तो सारे प्लेनेट का शोध पिंड दिया हुआ है। अब बुध का जो शोध पिंड है, बुध का जैसे शोध पिंड इनकी कुंडली में क्या है देखिए 190 है ना, बुध का शोध पिंड क्या है 190 है। ठीक, अब क्या कर ले हम लोग, अब चलते हैं बुध के भिन्नाष्टक में, चलते हैं बुध के भिन्नाष्टक में चलिए। ये रहा, अब बुध के भिन्नाष्टक में यहां पे इनको कितने नंबर मिले हुए हैं बताइए? बुध, ये बुध के भिन्नाष्टक में 10वें भाव को कितने नंबर मिले हुए पहले ये बताइए? 10वें, ये बुध का भिन्नाष्टक है तो यहां से 10वें भाव में कितने 6 नंबर प्राप्त है। और वहां पे उनका क्या था, और यहां पे देखिए बुध के 10वें भाव में कितने नंबर प्राप्त है 6 नंबर। तो आप बुध के शोध पिंड में जो बुध का 10वें भाव में जो नंबर दिए गए हैं उतने का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में और उसको 27 से डिवाइड कर लीजिए, तो जितना शेष बचेगा उस शेष फल पर से जब शनि का गोचर होगा उस नक्षत्र में, 27 से डिवाइड किया तो नक्षत्र आ जाएगी ना, तो जो शेषफल बचेगा उस शेषफल के नक्षत्र पर जब शनि का गोचर होगा तो व्यक्ति को व्यवसाय में नुकसान होगा। ये समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? होगा 190 को 6 से वो करना मल्टीप्लाई, और फिर जो 190 में जैसे 190 बुध का शोध पिंड है और यहाँ पे बुध के 10वें भाव में कितने नंबर मिले हैं 6, तो 190 को अगर 6 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 190 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें संभाव। हाँ, क्यों यहाँ पे 6 क्यों लिया गया? क्योंकि बुध के 10वें भाव में ये मिले हुए हैं, तो आ गया 1140 आ गया। अब इसको आप 47 से डिवाइड करें तो जो शेषफल आ जाए उस नक्षत्र पर से, उस नंबर की नक्षत्र पर जब शनि का गोचर होगा तो व्यक्ति को व्यवसाय में नुकसान देखने को प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? डिवाइड कितने से करता है? डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड कितने से करना है? 6 से नहीं, डिवाइड कितने से करना है? नक्षत्र कितनी, जी गुरु कितने नक्षत्र होते हैं? जी, समझ गया 27 गुरु जी। तो 27 से डिवाइड करना होगा ना गुरु जी। जी। ऐसे हमने लिया मल्टीप्लाई 10वां भाव बिंदु ना जी,
भागा और 27। शोध पिंड को जो 10वें भाव में जो नंबर प्राप्त है, बुध के भिन्नाष्टक में जितने 10वें भाव में नंबर प्राप्त हैं, अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे जो भी नंबर आएगा जी लिख लिया सर सूत्र का। उसको 27 से डिवाइड कर दीजिएगा, और 27 से डिवाइड करने के बाद ये बार बार जो नेटवर्क अनस्टेबल अनस्टेबल पता नहीं क्यों दिखा रहा है। आवाज कट तो नहीं रही हमारी? नहीं गुरु एकदम प्रॉपर है आपकी आवाज। अच्छा ठीक। गुरु जी बुध से 10वें भाव में देखना है ना? हाँ, बुध से 10वें भाव में। बुध के हाँ जी। पहले तो शोध पिंड देख लीजिए बुध का कितना है। बुध का शोध पिंड, उसमें जो बुध के 10वें भाव में जो नंबर प्राप्त है उसको मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी शेषफल बचेगा उसमें जब उस नक्षत्र में जब शनि का गोचर प्राप्त होगा, मतलब जाएगा, तो व्यक्ति को व्यवसाय में नुकसान होगा। ठीक, समझ में आ गई? बुध की बात सबको समझ में आ गई ना? तो बुध से मेन एजुकेशन देखेंगे, बुध से मेन व्यापार देखेंगे, व्यापार मिशन कब स्टार्ट किया जाए बुध से ही देखेंगे, और बुध से वाणी देखेंगे, और बुध में जो लॉयर है, लॉयर के लिए कब बहस की जाए कब ना की जाए तो देखेंगे। और बुध से ही आप क्या देखेंगे, अगर आप कोई भी वो देने जा रहे हो, कंपटीशन देने जा रहे हो, और वहां पर आपका इंटरव्यू है, अगर आप कोई भी कंपटीशन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी बुध की ही दिशा में जाने से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये बुध की दिशा में कैसे जा सकते हैं? मान लीजिए बुध की जिस राशि में बैठा है, बुध जिस राशि में बैठे हैं उसकी दिशा मान लीजिए आ रही है पूरब। समझ रहे नहीं समझ रहे? उसकी दिशा मान लीजिए पूरब आ रही है, और आपका इंटरव्यू है जहां आप रहते हैं वहां से पश्चिम दिशा में, तो वो कैसे, वो तो फिर तो वो तो नहीं कर पाएगा। तो क्या करना चाहिए? ज्यादा ही पश्चिम चले जाए, कुछ नहीं, ज्यादा ही पहले पश्चिम चले जाए, है, कुछ ज्यादा ही पश्चिम हाँ सही बात है। जाके मतलब पहले पूर्व दिशा की वो डायरेक्ट वहां पे ना जाए जहां पे इंटरव्यू हो रहा है, पहले वो वहां पे चला जाए जहां से उसको जहां जाना वो पूरब पड़े। समझ में आई बात नहीं आई? मान लीजिए उसको जाना है पश्चिम में, तो वो ज्यादा ही पश्चिम में चले जाए, और वहां से जब वो वापस आए तो वो जहां पे उसको इंटरव्यू देने जाना वो पूरब पड़े, तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस प्रकार से इंटरव्यू देने के लिए इसी दिशा को देखा जाएगा कि साक्षात्कार जिस दिन होता है तो ये अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसे देख लिए। ये हमने करवा के एक दो लोगों को देखा, अभी तो एक लोगों को सरकारी नौकरी यही से प्राप्त हुई है, यही सेम कॉन्सेप्ट से। तो ये सब टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई करिए। तो बुध से ये आप इंटरव्यू वाली दिशा भी निकाल सकते हैं। अब बात आई कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में है और वो अपने हिसाब से इंटरव्यू दे सकता है, अब देखिए गवर्नमेंट वाले का इंटरव्यू तो अपने हिसाब से क्या देगा, वो तो जो डेट आएगी तो देगा, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू कई सारी डेट पर होते हैं, तो वो कब इंटरव्यू दे या कब वो एग्जाम दे, रिटर्न एग्जाम दे कि वो पास हो जाए, तो उसके लिए नियम तो मैंने आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी में बताए ही थे। उसके साथ साथ ये नियम भी लगा दीजिए कि गोचर में जब बुध ऐसी राशि पर से गोचर कर रहा हो जहां पर उसने अपने 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 में सबसे ज्यादा नंबर दिए हो, तो उस वक्त व्यक्ति के साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, एग्जाम में सफल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? जी उस वक्त इसके यहाँ पे चांसेस ज्यादा होंगे, तो इस प्रकार ये काम कर ले तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार लॉयर के लिए कि भाई वो बहस किधर करे, कब इंपॉर्टेंट केस के, अगर, क्योंकि देखिए बुध का तो गोचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा ना, और उनको आराम से 1 महीने की डेट मिल ही जाएगी, 1-2 महीने की भी लेना चाहे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर वो करवाते हैं तो उनको काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बाकी जो मैंने और बातें बताई वो आपको ध्यान रखेंगे कि बुध भाई या क्या नाम है जो रिश्तेदार के जो मतलब बेटे हुए वो उनका भी होता है,
उनको कब नुकसान होगा, कब उनकी तबीयत खराब होगी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब चलिए आप बृहस्पति के अष्टक वर्ग पर, बृहस्पति के अष्टक वर्ग पर। तो बृहस्पति तो बहुत सारी चीजों के कारक हैं, बृहस्पति बहुत सारी चीजों के कारक हैं, सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार की हैप्पीनेस, समृद्धि, धन, जीवन में शुभता, जीवन में स्वास्थ्य, इन सबके कारक प्लेनेट है। आनंद, विवाह, वैवाहिक विवाह कब होगा उसको भी बृहस्पति के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि बृहस्पति बहुत सारी चीजों के कारक हैं। तो बृहस्पति अपने भिन्नाष्टक वर्ग में अगर बिंदु सहित कक्षा में, बिंदु सहित कक्षा, कक्षा मतलब 3 डिग्री 45 मिनट पर अगर वो गोचर कर रहे हैं तो अच्छे नंबर भी होने चाहिए, सर्वाष्टक में भी अच्छे नंबर हो, भिन्नाष्टक में भी अच्छे नंबर हो, और ऐसी कक्षा से गोचर कर रहे हैं जहां पर उनको नंबर मिले हो, जीरो वाली कक्षा से गोचर ना कर रहे हो। तो व्यक्ति को सामान्य सुख, वैवाहिक आनंद, व्यक्ति दुश्मनों का विनाश करने वाला यानी कोर्ट केस में उसको सफलता प्राप्त हो सकती है, उसको सामान्य सुख प्राप्त होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त हो सकता है, ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होगा, समृद्धि एवं आनंद की प्राप्ति भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई ना, धन की भी प्राप्ति यहां पर हो सकती है, और जो भी उसके सगे संबंधी है उससे उनको गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार बृहस्पति का गोचर शून्य वाली कक्षा से हो, यानी कि जिस कक्षा में हो रहा हो वहां पे शून्य नंबर प्राप्त हो, भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक में कमजोर हो, तो धन और बुद्धि की हानि हो सकती है। इसका उल्टा हो जाएगा तब। धन के कारण मानसिक कष्ट होता है, यात्रा में विघ्न आता है। ठीक है, सभी के साथ झगड़ा होने और वाणी के द्वारा अपमान होने का भी भय बना रहता है। वाणी के द्वारा अपमान होना और सभी के साथ झगड़ा होने का भी भय बना होता है। व्यक्ति के जो शत्रु हैं थोड़े अधिक हो जाते हैं, जिससे उसे कष्ट प्राप्त होता है, और बिना विचार करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ भी चलो आज ये कर ले, आज वो कर ले। तो जब इस प्रकार का गोचर हो रहा हो बृहस्पति का, जैसे बृहस्पति अभी मीन राशि में चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं बृहस्पति? अभी मीन राशि में। तो मीन राशि में अगर बृहस्पति चल रहे हैं, और आप देख लीजिए मीन राशि में जिस कक्षा में वो चल रहे हो उस कक्षा में अगर 0 नंबर प्राप्त हो, और मीन राशि में आपके भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक में कम नंबर प्राप्त हो, तो अभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिए। कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को सफलता देने का। ठीक है ना, हर चीज में जल्दबाजी नहीं करना कि आज वो समय चला गया तो दोबारा आएगा ही नहीं। आएगा समय, दोबारा आएगा, सही समय का इंतजार करना ही आवश्यक होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो बृहस्पति का जो गोचर है जी गुरुजी। उससे जो है हमें धन, धान्य, समृद्धि, इन सब के बारे में पता चलता है। और बृहस्पति से दूसरे भाव में भी धन की स्थिति को जानना चाहिए। बृहस्पति से दूसरे भाव में भी धन की स्थिति को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति धन के कारक प्लेनेट है। तो धन के कारक प्लेनेट होने से क्या है कि व्यक्ति को धन की स्थिति को बताएंगे। 11वें भाव में लाभ के कारक हो गए, तो वहां से भी स्थिति देखनी चाहिए। बृहस्पति से हर भाव की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बृहस्पति से चौथा भाव खुशियों का है, बृहस्पति से 5वां भाव संतान और विद्या का है, बृहस्पति से 7वां भाव जीवन साथी का सबको पता है, 9वां भाव पिता का और भाग्य का है, 10वां भाव खैर कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है। तो ये सब चीजें बृहस्पति से जरूर देखनी चाहिए। कर्म को शनि से भी देखना चाहिए, लेकिन बृहस्पति से भी देखा जा सकता है।
बृहस्पति का गोचर जब अपने भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा राशि सबसे ज्यादा बिंदु वाली राशि से हो, तो इस वक्त बोलते हैं कि इस वक्त व्यक्ति को किसी मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, किसी नए कार्य का प्रारंभ करना चाहिए, किसी नए कार्य का प्रारंभ करना चाहिए, घर में हवन यज्ञ आदि करवाना चाहिए, ठीक है ना। धन संग्रह के लिए भी पूजा पाठ करवाना चाहिए, धन संग्रह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी पूजा पाठ इसी वक्त करवाना ठीक रहता है, ठीक है, समझ आए। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि बृहस्पति, अब तो बृहस्पति का सर गोचर मान लीजिए 1 साल चल रहा और किसी की खराब चल रहा, तो क्या पूजा ना कराए? नहीं, पूजा करवाए, लेकिन बस ये देख लीजिए कि बृहस्पति का गोचर उसके उस कक्षा से ना हो जिसमें उसको 0 प्राप्त हो, जिसको 0 नंबर प्राप्त हो, उस कक्षा से ना हो। क्योंकि अगर उस कक्षा से होगा तो क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि फिर ये सारी चीजें उसको प्राप्त नहीं हो पाएंगी, फिर ये सारी चीजें उसको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। जी गुरु जी। ठीक है। जब बृहस्पति अधिक कक्षा वाले भाव से गोचर करते हो, अधिक कक्षा नहीं, अधिक नंबर वाले भाव की राशि से गोचर करते हो, तो इस समय व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन देने से सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को अपने यहाँ भोजन करवाना चाहिए, घर में यज्ञ हवन आदि करवाना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है ज्वेलरी खरीदना चाहता है, तो ज्वेलरी कब खरीदे? तो आप देख लीजिए बृहस्पति जिस साल उसके अच्छे भाव से गोचर कर रहे हो, तो उसको ज्वेलरी खरीदने से फायदा होगा। लेकिन अगर बृहस्पति का गोचर खराब भावों से भी हो रहा और भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक में कम नंबर प्राप्त हो सकता है उसके हाथ में या ऐसी वो ज्वेलरी खरीदे जिसमें उसको घाटा हो सकता है या उसके साथ धोखा हो सकता है। कोई भी मूल्यवान वस्तु के कारण उसको नुकसान हो सकता है। घर और खरीदने में भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए, घर खरीदने में भी इस बात का बहुत विशेष विचार करना चाहिए कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। जमीन को मंगल से देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शनि से देखते हैं, निर्माण घर बनाना और घर जो बना बनाया लेना बृहस्पति से भी देखा जाएगा। लेकिन शनि देख लीजिएगा, कुंडली में शनि अच्छे हो तभी घर और खरीदने की बात करिएगा, ये नहीं कि दुनिया पूरे घर खरीद रही है सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी मान लीजिए उसकी कुंडली में योग है, अच्छे योग है, तो वो कब खरीदे? तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो। ये मुहूर्त बताने में भी आप लोगों को फायदा करेगा, क्योंकि जो मुहूर्त है वो तो सबके लिए हो गया, तो व्यक्ति विशेष के लिए किस प्रकार से मुहूर्त निकाला जाता है उसमें प्लेनेट के अकॉर्डिंग उसके भिन्नाष्टक को देख करके बोला जाएगा। और याद रखिएगा, मान लीजिए किसी भी वर्ष बृहस्पति अपने अधिकतम बिंदु वाली राशि से गोचर कर रहे हो, मान लीजिए 6 नंबर मीन राशि में मिला हो किसी व्यक्ति को, आपने बोला भाई जाके घर खरीद लो, जाके हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बृहस्पति का गोचर उस वक्त कोई 0 वाली कक्षा से तो नहीं हो रहा है। मतलब मीन राशि में हो रहा, तो मीन राशि में क्या उसको 6 नंबर प्राप्त है, 8 में तो नहीं प्राप्त है, तो कोई 2 प्लेनेट ने नंबर नहीं दिए। और बाय द वे बृहस्पति उसी कक्षा से गोचर कर रहे हैं जहां पर उनको 0 नंबर प्राप्त हो, तब फिर से नुकसान हो सकता है, तब फिर से नुकसान हो सकता है। तो कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदे, घर में ज्वेलरी खरीदे, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा को भी, क्या नाम है, तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। विवाह के लिए भी यही बात देखनी चाहिए, विवाह के लिए भी उस वक्त विवाह का मुहूर्त ना तय कर ले जिस वक्त बृहस्पति उसकी कुंडली में 0 कक्षा से गोचर कर रहे हो, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाएगी। आप देखते हैं बहुत सारी लोगों की कुंडलियां आती हैं जिसमें वैवाहिक जीवन इतना बुरा नहीं होता जितनी उनकी स्थिति बुरी होती है, क्योंकि उन्होंने गलत
मुहूर्त में शादी की होती है। मुहूर्त तो पंडित जी ने निकाला, वो तो सही निकाला होगा। ये पंडित जी ने तो मुहूर्त जो निकाला वो तो जनरल मुहूर्त निकाल दिया ना, कि उस वक्त शुभ दिन था, शुभ चीजें थी, अच्छा था, सब हो गया। और कोई जरूरी है कि जब शुभ मुहूर्त हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में भी बृहस्पति का गोचर शुभ ही चल रहा हो? कोई जरूरी है क्या? जैसे अब आजकल तो गोचर का समय चल रहा है। आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही आवाज?